सानेहा APS असखुद नोटिस केस में वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम कोर्ट में पेश। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अदालत को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। हुकूमत को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास क्यों मुलतवी करना पड़ा? पूछेंगे वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून अली गौहर बलोच से और दिफाई तजज़ियाकार जनरल अमजद शुएब से। काफ ने EVM मशीन्स पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक ट्वीट में इजलास मुलतवी करने की खबर दी, मगर वजह कोई और ही दी। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है। हमने एक नियति से कोशिश कर रहे हैं कि इन मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा हो। इस सिलसिले में स्पीकर असद कैसर को अपोजिशन से एक बार फिर राब्ता करने का कहा गया है ताकि एक मुतफ़िक़ा इंतखाबी इस्लाहात का बिल लाया जा सके। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास को इस मकसद के लिए मौखर किया जा रहा है। हमें उम्मीद है अपोजिशन इन अहम इस्लाहात पर संजीदगी से गौर करेगी और हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक मुश्तरका लाए अमल इख्तियार कर पाएंगे। ताहिम ऐसा ना होने की सूरत में हम इस्लाहात से पीछे नहीं हट सकते। ये तो थे फवाद चौधरी। हुकूमत को पार्लियामेंट में अब अपोजिशन की शदीद मुखालफत का सामना है। कल कौमी असम्बली में हुकूमत को अपोजिशन के हाथों 2 बार बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक ऐसी शिकस्त जिसकी मिसाल लिविंग मेमोरी में नहीं मिलती। अपोजिशन की तरफ से पेश किए गए बिल पर राय शुमारी हुई तो हुकूमत को 117 4 वोट मिले, जबकि दूसरी बात तहरीक इंसाफ अस्मा कदीर इनका बिल अपोजिशन की मुखालफत की वजह से पेश ही नहीं हो सका। अपोजिशन पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ मुतहद हो चुकी है। कल मियां शहबाज शरीफ ने अपोजिशन के पार्लिमानी अरकान को अशाया दिया तो उसमें 180 अरकान ने शिरकत की, जबकि आज वज़ीर आज़म ने हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी अरकान को जोराना दिया तो उसमें 170 अरकान ने शिरकत की, जबकि कई इत्तेहादी अरकान मौजूद ही नहीं थे, जो कि हुकूमत के लिए यकीनन खतरे की घंटी है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर अरकान को मुखातिब करके कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए वोट डालना जिहाद है। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। मैं चाहता हूं कि इसमें आपने पूरी तरह इसको एक नेशनल इशू बना के इसमें पूरी शिरकत करनी है, क्योंकि ये आपका मुकाबला माफिया से है। ये चेंज नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। ये जो हम कल करने जा रहे हैं इसमें मैं सबको चाहता हूं कि आपने इसको एक अपना पर्सनल एक जहाद समझनी है। मरियम नवाज ने सूरत हाल पर अपनी ट्वीट में कहा है कि अभी अभी रिजेक्टेड खान साहब तकरीर झाड़ रहे थे कि अरकान कल मुश्तरका इजलास में जहाद समझकर वोट डालें, तो क्या कौम पूछ सकती है कि ये जहाद क्यों अचानक मुलतवी करना पड़ा? वैसे तो कौम सब जानती है, मगर पूछना तो बनता है। सो बहुत सारे मामलात हैं। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इस वक्त क्या हम कह सकते हैं कि हुकूमत को अपने नंबर्स के हवाले से परेशानी जरूर है? अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। एक तो माजरत क्योंकि इस हफ्ते एक प्रोग्राम में मैं आपके नहीं आ सका, वो इजलास हमारे बड़े तवील हो गए तो मैं उधर ही रह गया। थैंक यू। इलेक्शन भी होना है और अपोजिशन भी उसमें स्टेक होल्डर है, तो उसमें ये एक सोच थी कि एक कोशिश और की जाए कि अपोजिशन को अगर साथ हम ले सकें इस पर, या उनकी जो भी तजावीज़ हैं, क्योंकि जॉइंट सेशन है, वैसे भी कौमी असम्बली और सेनेट का सेशन चल रहा है और मैंने आज सेनेट के फ्लोर पे ये बात की भी है कि स्पेशल किसी को ना बुलाया गया है और ना कोई स्पेशल सेशन ऐसा है कि कोई सेशन ना हो और आप बुलाएं और मौखिर हो, फिर वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन कौमी असम्बली और सेनेट इन सेशन है, मेंबरान सारे इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो फिलहाल उसको आर्जी तौर पे मौखर किया गया है। एकदम अली साहब, ये जो खबरें आई कि जोराने से एटलीस्ट 50 मेंबर्स मिसिंग थे, ये खबरें ठीक है? नहीं, मैं नहीं समझता कि एटलीस्ट 50 मेंबर जो है वो मिसिंग थे। कुछ मेंबरान शायद बीमारी की वजह से वो नहीं आ सके थे, लेकिन कल के इजलास के लिए हुकूमत तमाम सेट थी। लेकिन उसमें जो EVM के हवाले से कुछ हमारे एलाइज के भी इश्यूज थे। हम चाहते हैं कि सब उस पर मुतमईन हो और अपोजिशन भी उस पर मुतमईन हो, क्योंकि अगर EVM का लॉ हम पास मसला बनेगा, चाहती हैं कि एक कोशिश और हो, अगर अपोजिशन उसमें कोई मस्बत रोल अदा कर सके तो उसके बाद बेहतर होगा कि फिर इन लॉस को दोबारा पेश किया जाए और फिर जॉइंट सेशन की अगर ज़रूरत होगी तो दोबारा उसमें पेश कर दिया जाएगा। राइट।
जनरल अहमद शुएब, पार्लियामेंट के हवाले से आप तो बड़े अरसे से बार बार कह रहे हैं कि हुकूमत को इत्तेहादियों से भी अपोजिशन से भी एक बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप की जरूरत है। इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या अपोजिशन इससे फायदा उठा सकती है, कंसिडरिंग कि हमने देखा कि अपोजिशन की भी आपस में मुलाकातें हो रही हैं? देखिए, ये हुकूमत का सबसे बड़ा फेलियर रहा है कि पहले दिन से ही ऑपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप जो रखनी चाहिए थी वो नहीं रखी। और ये वर्किंग रिलेशनशिप जो है, ये आप ऑपोजिशन को अच्छा कहें बुरा कहें, पसंद करें ना करें, लेकिन हुकूमत का के मामलात और लेजिस्लेशन वगैरह को चलाने के लिए ये बड़ा अहम है कि आप एक वर्किंग रिलेशनशिप रखें ताकि पार्लियामेंट का काम चलाया जा सके। लेकिन जब आप वो नहीं रखते तो लाजमन आपको वक्तन फौक्तन जो है वो रुकावट आती है। अब यहाँ पे एक और भी जो चीज हुई वो ये है कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं जाते पार्लियामेंट में, तो इनके अपने अरकान भी उसको इतनी अहमियत नहीं देते। नतीजा ये है कि ये बड़ा एक सानहा है कि आपके अपने बिल जो है वो पास नहीं हो सके, जबकि इसमें कोई रुकावट होनी नहीं चाहिए थी। हुकूमत के अपने लोग नहीं पूरे हुए। तो यहाँ मेरा ख्याल है पार्लियामेंट की हैंडलिंग जो है वो खासी कमजोर रही है, इसको बहुत अहमियत नहीं दी गई, जिसकी वजह से आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है कि आपके अपने ही दो बिल हैंडलिंग जिसको आप कह रहे हैं, क्या ये एक सब्सटेंशियल खतरा बन सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, ये जो नो कॉन्फिडेंस वगैरह वो तो ये चीज नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जरा मुख्तलिफ हालात होते हैं, आपको शो ऑफ हैंड से करना है। लेकिन ये जरूर है कि गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ी स्तुति है कि उसके बिल पास ना हो, और डेफिनेटली ऑपोजिशन को एक मॉरल असेंडेंसी मिल जाती है, एक उनको आप कह लीजिए कि हुकूमत के ऊपर उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में अगर देखें तो उनका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा। हुकूमत के लिए ये चीज डिमोरलाइजिंग हो तो हुकूमत को डेफिनेटली अपनी पार्टी का डिसिप्लिन भी इंप्रूव करना चाहिए और अहमियत देनी चाहिए हाजिरी को वहां पे पार्लियामेंट के अंदर, जो नहीं है। राइट। सो जो ऑपोजिशन के हवाले से हम बात करें, कमर जमान कायरा साहब की एक स्टेटमेंट है जो बार बार वो PMLN के हवाले से उन्होंने बात की, हमने कल भी चलाई थी। लेट्स वॉच दैट। मुस्लिम लीग के लीडर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे। हम कहते हैं कि पंजाब की हुकूमत खत्म हो गई तो मरकजी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी, तो कहते हैं कि नहीं, हमें तो ये हुकूमतें सूट करती हैं, हम क्यों गिराएं। मियां नवाज शरीफ साहब, आप जो नारा लेके चले हैं कि वोट को इज्जत दो, अगर आपके कुछ साथी आपको कह रहे हैं, आपके घर के अंदर से कह रहे हैं कि नहीं हमें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, किसके साथ? क्या आपने हुकूमत के साथ बातचीत करनी है, अपोजिशन से बातचीत करनी है, या उनसे बातचीत करनी है जिनके खिलाफ वोट को इज्जत दो का नारा लेके चले? अली गौहर बलोच साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इस वक्त अपोजिशन खासतौर पे PMLN की क्या राय है इस वक्त? क्या आप इससे कोई सब्सटेंशियल फायदा उठाने का सोच रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत हाल ये है कि हुकूमत का रवैया शुरू से यही रहा है कि इन्होंने पार्लिमान का जो तकद्दुस है उसका हमेशा मतलब है एहतराम मलूद खातर नहीं रखा, और कानून साजी को अगर करने की कोशिश भी की है तो उसको बुलडोज़ किया, और कानून साजी की तरफ तो तवज्जो भी नहीं की, बल्कि ज़्यादातर काम तो इन्होंने ऑर्डिनेंस के ज़रिए ही किया है। और ऑर्डिनेंस भी इस किस्म के जारी करते हैं कि जो हमारे खिलाफ आइन हैं, खिलाफ कानून हैं, जो हमारे आइन और कानून से मुतसादिम किस्म के वो मतलब ऑर्डिनेंस है, वो ये अक्सर जारी करते हैं। अभी भी जो आप हालिया सेशन की बात कर रही हैं और जो ये लेजिस्लेशन करना चाह रहे हैं, उस पर भी आपने देखा है कि देखें, इलेक्शन करवाना हुकूमत का काम नहीं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। और अगर आप कोई मतलब है कि इलेक्शन से रिलेटेड इस्लाहात करना चाहते हैं तो उसके लिए तो इंतहाई ज़रूरी है कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो हुकूमत की हों या अपोजिशन की हों, जो 2017 की अमेंडमेंट्स आई थी, आपको पता है वो इत्तफाक़ राय के साथ आई थी, तो जिसके ऊपर कदगन ये लग चुका है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुका है, जिसके ऊपर ये दुनिया के बेशुमार ममालिक जो हैं वो उन्होंने इसको मतलब इस प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया और कुछ ने करके छोड़ दिया, और जर्मनी ने तो बाकायदा इसके ऊपर लेजिस्लेशन की। गुजारिश ये है कि जिस काम है कि वो नोटिस लिया है, आपको पता है उस चीज़ का बहरान ही पैदा हुआ है।
इस वक्त जो ये लेजिस्लेशन करना चाह रहे हैं इसमें कोई भी ऑपोजिशन की पार्टी इनके साथ नहीं, बल्कि इनकी इत्तेहादी पार्टियों के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसका अभी अली मोहम्मद साहब जिक्र भी कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि एक इम्पॉर्टेंट इशू था, वो शायद अभी आपके प्रोग्राम में डिस्कस होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की तो ये हालत है, फ़लस्तीन का इशू आए, कश्मीर का इशू आए, कोरोना का पेंडेमिक हो, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो, जिस तरह के जो कल वाला मामला था, उस पर भी प्राइम मिनिस्टर एब्सेंट थे, प्राइम मिनिस्टर गैर हाजिर थे। तो यहां से इनकी संजीदगी का अंदाजा कर लें। कल वाला जो सेशन मुलतवी हुआ है वो साफ बात है, अभी जो कल सेशन हमारा हुआ था उसमें मतलब गवर्नमेंट को डिफीट हुई है एक बिल के ऊपर, और जो वो दूसरा बिल था वो भी टेक्निकली डिफीट हो चुका था, जो इन्होंने एक किया पुट, वो तो फिर स्पीकर जो कायम मकाम स्पीकर थे उन्होंने वो इजलास मुलतवी कर दिया। गुजारिश करने का मकसद ये है कि इनके पास अक्सरियत इस वक्त हाउस में नहीं है जो रिक्वायर्ड है। ब्रेक पे जाना है, अली मोहम्मद खान कमेंट ऑन दिस। अली साहब, जनरल साहब ने भी ये कहा, अभी आपने ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन लिया, क्या जो वर्किंग है वो बेहतर हो सकती है पार्लियामेंट की, खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर अगर खुद तशरीफ लाए तो क्या उससे बेहतर एनवायरनमेंट बनेगी पार्लियामेंट की? वज़ीर आज़म साहब खुद आएंगे भी। कल एक मुलाकात में इसका तस्करा हुआ कि सेशन के दौरान वो चैम्बर में आया करें, पार्लियामेंट में वहीं से अपना जो है, तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल वो ये करेंगे। ज़ाहिर है जब पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म साहब ख़ुद जब वो होते हैं सेशन में, चाहे अंदर आएँ या फिर चैम्बर में बैठें, तो एक एक्टिविटी जनरेट होती है। बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब ऐवान को इज़्ज़त भी देते हैं और इसी ऐवान से हैं, और हमेशा उन्होंने पार्लियामान की बालादस्ती की बात की है, लेकिन चीफ़ एग्जीक्यूटिव होते हुए उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी रही हैं माजी में कि वो उस तरह से हाज़िरी नहीं दे सके, लेकिन वो उसको बढ़ाएंगे। अपोजिशन से देखिए हमारी ज़ाती कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन नेशनल इश्यूज़ को उनके साथ रखा जा सकता है। वक्फे पे जाने से पहले बात भी हुई। 16 दिसंबर 2014 मुल्क की तारीख का यकीनन एक स्याह तरीन दिन था। उस रोज पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों ने हमला करके तुलबा असातिज़ा हमले के अरकीन को निशाना बनाया। इस हमले में 144 स्टूडेंट्स और असातिज़ा समेत 150 अफराद शहीद हुए थे। इस दहशतगर्दी की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की थी। इस सानिया पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था। आज इस केस की समाअत के दौरान वज़ीर आज़म को तलब किया गया और उनसे सानिया में सिक्योरिटी में गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने पर सवालात किए गए। वज़ीर आज़म ने अदालत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। अदालत ने हुकूमत को कार्रवाई करने के लिए 1 माह का वक्त दिया है। अली मोहम्मद खान साहब, वक्फे से पहले आपसे ही बात हो रही थी कि अब बहुत सारी बातें इकट्ठी होना शुरू हो गई हैं। प्राइम मिनिस्टर से सवाल हुई 1 महीने में, जो अदालत उनसे कह रही है वो कैसे उस पर डिलीवर करेंगे। साथ ही साथ जो आप हिस्सा भी हैं एक बड़ी अहम पोजीशन पर, जो कि तहरीक लबैक के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी असर आएगा इन सवालात का? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि वो तो बहरहाल एक सियासी जमात थी जो एक वाक़े के बाद जो है प्रिस्क्रिप्शन के उसमें ज़मरे में आई, और वो प्रिस्क्रिप्शन अब हटा दी गई जो उन्होंने यकीन दहानी कराई है हुकूमत पंजाब को, जिस पे फिर हुकूमत पंजाब की काबीना ने प्रिस्क्रिप्शन ख़त्म करने की उनके रिकमेंडेशन की, और मरकज़ी काबीना ने उसको पास कर दिया। दोनों का मवाजना करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। वो जो दूसरी, वो तो एक कलअदम जमात है जो एक दहशतगर्द जमात डिक्लेयर हुई, जिसके साथ जो है हमारी फ़ौज और हमारे इदारे काफ़ी अरसे तक लड़ते भी रहे। फिर उनके साथ डिस्कशन की भी एक बात आगे आई कि, और ये एक सोच है बहरहाल कि जो अगर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो लोग पाकिस्तान की रियासत या हुकूमत के साथ लड़ना नहीं चाहते, तो अमेरिका अगर यहाँ से चला गया है, और अमेरिका ख़ुद जो है उन्होंने अफ़गान तालिबान से बात की है क्रॉस द टेबल बैठ के, तो जब वहाँ से एक जंग का ख़ात्मा हुआ है, तो अब किसी तरीके से पाकिस्तान भी इस जंग से पुरअमन तरीके से निकले। हर उस शख्स से बात हो सकती है जो पाकिस्तान के आइन और क़ानून को पहले मानता है, जो रियासत पाकिस्तान के आइन को मानता है। सबसे पहले वो अपना ये हक़ जो है वो तस्लीम करेगा कि पाकिस्तान जो है ये एक आज़ाद रियासत है और
और पाकिस्तान के अंदर आईन पाकिस्तान ही की अमलदारी होगी, पाकिस्तान के कानून और आइन को अगर कोई शख्स मानेगा तभी उसे बात हो सकती है। तो ये एक ऑप्शन देती है रियासतें लोगों को कि वो आएँ और आइन और कानून के आगे जो है वो सरेंडर करें। लेकिन जो आज का जो एक वाक़या है, जब वज़ीर-ए-आज़म साहब को बुलाया गया है तो वो गए हैं, मैं समझता हूँ अच्छी एक रिवायत है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब या किसी भी ओहदेदार को अगर कोई पाकिस्तान की मौजूद अदालत बुलाती है वो गए हैं, यकीन दहानी कराई है, जो भी अदालत के डायरेक्शन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उन लोगों में से है, इमरान खान साहब भी और हम सब, जिन्होंने इस अदलिया की आज़ादी के लिए अमली तौर पे जो है हमने इक़दामात किए और हमने अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ी। तो इंशाल्लाह उसमें भरपूर कोशिश की जाएगी। जो उसमें मेन कल्प्रिट्स थे वो जहाँ तक मेरी मालूमात है ज़्यादातर तो उसमें एग्जीक्यूट भी हो चुके हैं, जो APS के जिन पे इल्ज़ाम था, एक का शायद अपील वगैरह कोई शायद चल रही है, लेकिन बहरहाल जो भी डायरेक्शन होगी हमारी लॉ डिवीज़न उसको देखेगी और आइन के मुताबिक अमल किया जाएगा। राइट, सो जो आज वहाँ पर बातचीत हुई उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया कि इस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी जब ये वाक़या हुआ, ये अदालत में आज हुआ है, हमारी सूबाई हुकूमत थी जो सिर्फ लवाहिकीन को मुआवजा दे सकती थी, जो कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने दे दिया। अदालत ने इस पर कहा कि आप लवाहिकीन के ज़ख्मों पर नमकपाशी कर रहे हैं, अब आप मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और आपको कौमी सलामती से मुतालिक इक़दाम करने से किसने रोका है। जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे लिए कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है, अगर अदालत हुक्म दे तो हम किसी के खिलाफ भी कार्रवाई या मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। जनरल साहब, जो आज फिर सारा दिन सोशल मीडिया पे नाम गर्दिश हुए या गर्दिश करवाए गए, सो ये किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको मामला? देखिए, जहां तक APS के जो फैक्ट्रीज हैं उनका ताल्लुक है, वो बेचारे दुख के मारे हैं, वो सच्चे हैं, उनको तो हर कोई इस खेल में नजर आता है कि उसने कोताही की है, जिसका भी कोई थोड़ा बहुत ताल्लुक है इससे। लेकिन बात यह है कि जो तरीकाकार है काम करने का वो यही है कि जब आप सिक्योरिटी वगैरह अरेंज करते हैं तो आप टास्क बांटते हैं, जिम्मेदारियां दे देते हैं, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या नीचे कोर कमांडर हो या डिविजनल कमांडर हो, तो उनके नीचे सिर्फ एक जगह का दिफा नहीं, बहुत सारी चीजें उन्होंने और करनी है, तो लोगों को वो जिम्मेदारियां बांटते हैं। लिहाजा जब इंक्वायरीज होती हैं तो उस वक्त यही तय होता है कि इसका जिम्मेदार कौन है, यानी जिनको जिम्मेदारी दी गई थी क्या उन्होंने निभाई है। तो ये इंक्वायरी आर्मी ने कर दी थी, इस इंक्वायरी को भी मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को दे दिया जाएगा, वो देख लेंगे और उस इंक्वायरी के बाद जहां कहीं किसी में कमी बेशी देखी गई कि फलां का काम पूरा नहीं था या उसने मुनासिब काम नहीं किया, उनके खिलाफ एक्शन भी हो चुके हैं। इंटेलिजेंस फेलियर जनरल साहब, ये बात तो फिर अब नजर इसको हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर। बिल्कुल वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन वो यही होता है कि आप इंटेलिजेंस वालों को आप कहते हैं ये आपका फेलियर, वो आपको आगे से 10 और दिखाएंगे कि जी हमारी कामयाबी भी है। अगर हमने 10 किए तो उनमें से अगर एक नाकाम हो गया तो वो हो भी सकता है। आफ्टर ऑल जो सारा दुख हम उठा रहे हैं 9/11 की वजह से, वो भी तो इंटेलिजेंस फेलियर था। तो वो इंटेलिजेंस फेलियर हो भी सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उनको हम इस चीज के ऊपर जिम्मेदार गर्दानेंगे। उनके जितनी कामयाबी है उनके ऊपर हमको कोई मेडल नहीं देते। तो ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसा इशू है जिसको पूरे तनाजर में हमें देखना होगा, और उसका तनाजर ये था कि ज़रब-ए-अज़्म लॉन्च हो चुकी थी, और ज़रब-ए-अज़्म का जब आप जंग लड़ रहे थे तो पेशावर कैंटोनमेंट से तमाम ट्रुप्स जो हैं वो जा चुके थे आगे वजीरिस्तान में। यहाँ पीछे थोड़े बहुत छोड़े गए थे चौकीदारी के लिए, जो वहां पे भी करते रहे आर्मी पब्लिक स्कूल पे। तो ये एक ऑपरेशन अगर ना चल रहा होता तो फिर लाजमन आपके पास एक ही कैंटोनमेंट का दफा ही एक मेन काम होता, लेकिन ये नहीं था। आप आगे ऑपरेशन लड़ रहे थे और यहाँ पे कुछ लोग थे जिन्होंने अपना काम सरअंजाम दिया, उसमें भी अगर किसी ने कोताही की तो एक्शन उनके खिलाफ लिया गया। बदसूरत प्राइम मिनिस्टर ने मैं समझता हूँ कि एक अच्छा काम ये किया कि अदालत को कहा कि जी आप पूरा केस सुन ले, देख लें, अगर आप समझते हैं कि इसमें किसी और के ऊपर भी इल्जाम आता है तो हम एक्शन लेंगे, तो वो दुरुस्त है। अगर कहीं ओमिशन हुई है, ठीक, अगर कहीं ओमिशन हुई है तो बिल्कुल वो
केस चले तो पता लग जाए। हम रीकैप कर लेते हैं। साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने 2018 में जस्टिस इब्राहिम खान की सरबराही में एक तहकीकाती कमीशन कायम किया था। कमीशन ने इस वाकये में जख्मी होने वाले बच्चों और शहीद बच्चों के वालिदैन समेत 132 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए, जिनमें 101 आम शहरी और 31 सिक्योरिटी एहलकार और अफसरान शामिल थे, जबकि APS पर हमला करने वाले ग्रुप 27 अरकान पर मुश्तमिल था, जिसके 9 अरकान मारे गए जबकि 12 को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 5 अफराद को सजाए मौत दी जा चुकी है। मगर सानिया में शहीद होने वाले तलबा के वालिदैन इस सारी कार्रवाई से मुतमईन नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि कलअदम TLP से मुज़ाकरात ने उनके जख्मों पर नमक छिड़का है। सो किस किस्म की कार्रवाई आप समझते हैं कि इस मामले पर होनी चाहिए? प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम करवा देंगे, अदालत ने बड़ा क्लियरली कहा है कि इसका लैप्स था और फिर उनको सजा भी दें। हाउ विल दैट बी पॉसिबल? देखें, इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। आपको पता है कि जब ये सारा अफसोसनाक वाक़या सानिया बल्कि हुआ, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अफसोसनाक सानिया है, और ये ज़ख्म तो जो पूरी कौम के मतलब दिलों पर हैं, वो तो मुद्दतों में भी मेरा नहीं ख्याल कि इनका कोई मदावा हो सके। लेकिन गुजारिश ये है कि जब हम इस वाक़े से रिलेटेड बात करते हैं तो आपको पता है कि उसी वक्त ही नेशनल एक्शन प्लान बना था, फिर उसके ऊपर उस वक्त हुकूमत मियां नवाज शरीफ साहब की थी मरकज़ में, और आपको पता है कि उस पर बड़ी स्पीड के साथ काम किया गया और अदालतें स्पेशल कोर्ट्स बनवाई गई, फिर उन लोगों को सज़ाएँ दिलवाई गई, फिर उन सज़ाओं पर अमल दरामद करवाया गया, और फिर साथ ही साथ ज़रबे अज़्म में आपको पता है कि पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियाँ मिली। कराची में दहशत गर्दी एक बहुत बड़ा टारगेट किलिंग के वाक़यात थे, उन इशूज़ को एड्रेस किया गया। तो एक लंबी तवील फहरिस्त है जो कि उस वक्त मतलब है कि हमारे और उसके बाद पाकिस्तान के दहशत गर्दी के मामला में अक्सर हालात तब्दील हो गए। अब ये हुकूमत उस वक्त भी सूबे में इनकी हुकूमत थी, मामला तो जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था तो उस वक्त का ही ना, इनकी गवर्नमेंट तो नहीं थी, इनकी सूबाई में हुकूमत थी, सूबाई हुकूमत थी, लेकिन वहां नहीं थी। अगर हम इसमें अली साहब को भी ले आए, कौन कौन आपको लगता है अली साहब, व्हाट डू यू थिंक कि अदालत की क्या डिमांड है या क्या डायरेक्शन है जो कि प्राइम मिनिस्टर को करना होगा विद इन अ मंथ? मैं एक चीज ऐड करूं, छोटी सी देखें, बात यह है कि जो उनके बच्चों के पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, जो मतलब है कि बराह रास्त जो इस सारी चीज को फेस कर रहे हैं, आज तक फेस कर रहे हैं, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी बिल्कुल, वो उस वक्त के आर्मी चीफ के बारे में भी हैं, वो उस वक्त के ISI के लोगों के बारे में भी हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएं, और सुप्रीम कोर्ट की भी जो इशारा है वो भी उसी तरफ है कि आप जिम्मेदारों का और उनको मुतमिन करें, उनके वालिदैन को मुतमिन करें और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करें, जो जिम्मेदार हो, चाहे वो जिस रैंक पर हो, चाहे वो जहां भी हो, उस पर कार्रवाई करें। प्राइम मिनिस्टर के हाथ किसने रोके? करते क्यों नहीं? आगे बढ़े। एक डिक्टेटर ने, आपको पता है परवेज मुशर्रफ ने एक काम किया, मियां नवाज शरीफ साहब ने स्टैंड लिया, मुकदमा भी बनाया और उसके ऊपर ट्रायल भी किया, तो आज के प्राइम मिनिस्टर को किसने रोका? उस वक्त तो कोई डिक्टेटर नहीं था ना जिस वक्त ये वाकया हुआ है। लेकिन वाकये का फर्क है। मैं ये कह रहा हूं कि किसी पर भी हरफ आता है तो एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी जिम्मेदार हो एक जगह पर है। काफी सेंसिटिव अगर नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने, आज के सुप्रीम कोर्ट का भी बात करने का मकसद तो यही था कि आप जिम्मेदारों का तयन करें, और आपके ख्याल से वो यही कह रहे थे जो आप कह रहे हैं? वो उनके वालिदैन के मुतालबा तो यही है। ठीक है, we'll take a break and we'll be right back. And welcome back. अली मोहम्मद खान साहब, वक्फे से पहले आपने सवाल सुना, आज सवाल प्राइम मिनिस्टर से भी यही हुआ, जो एक रिपोर्टर वहां पर मौजूद थे। सो क्या ये किस तरफ इशारा है या डायरेक्शन है आपके ख्याल से, किसके खिलाफ कार्रवाई होनी है? देखिए, मैं खुद तो मैं नहीं था वहाँ, तो मुझे नहीं आइडिया कि मुकालमा डायरेक्ट क्या हुआ, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका जो नोटिस लिया हुआ है, तो उसमें ज़ाहिर है जो भी उनकी डायरेक्शन होगी हुकूमत उस पर जो है वो अमल करेगी। ये एक ऐसा सानिया था जो मैं समझता हूँ कि हमारी तो ज़िंदगी में, पाकिस्तान की ज़िंदगी में, जो रियासत की ज़िंदगी है, उसमें चंद वाक़यात ऐसे थे जो शायद हम कभी भी, जब तक हम जिंदा ना भुला सकें। एक 71 का वाक़या, जब हमारा मुल्क जो है वो एक बैरूनी साजिश की वजह से टूटा,
और दूसरा जो है ये APS का वाक़या, जो एक ऐसा वाक़या था जिसने तमाम पाकिस्तानियों को हिला के रख दिया। तो उस वक्त के जो भी चीफ़ एग्जीक्यूटिव थे, सूबाई परवेज़ खान खट्टक साहब थे, वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ साहब थे, चीफ़ आर्मी स्टाफ, जो भी मेन लोग मौजूद हैं, वो उस दौर में मेन फ़ैसले कर लिए गए। फिर अपोजिशन की जमातों ने ताउन किया, हमने अपना धरना कॉल ऑफ किया और वो एक कौमी यकजहती का उसके बाद एक मुज़ाहरा हुआ, फिर नेशनल एक्शन प्लान बना। अब जो भी हुकूमत को डायरेक्शन आएगी हम उसके मुताबिक जाके अमल करेंगे, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि बग़ैर किसी सबूत के किसी भी जो ज़िम्मेदार अहदेदार है उसके ख़िलाफ़ जो है एस्पिरेशंस कास्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोशिश ये की गई कि जिन लोगों ने ये जुल्म अजीम किया उनको पकड़ा जाए। अब क्या वो सब पकड़े गए? कितने थे? देखें 6 मेरे ख्याल में उसमें जो थे उसमें 5 तो शायद एग्जीक्यूट हो गए हैं, 1 की अपील चल रही है। तो जो मेन उसके कल्प्रिट्स थे उनको तो फांसी लग चुकी है और ज़ाहिर है ये एक दर्द, एक ज़ख्म ऐसा है जो उनके जो लवाहिकीन हैं, जो हमारे बच्चों के जो वालिदैन हैं, वो तो जब तक वो ज़िंदा हैं कभी भी वो ये गम, ये दर्द नहीं भुला सकते। वो उनका तो दर्द कभी भी मुंतमिल नहीं हो सकता और हम सब इस दुख और दर्द में उनके साथ हैं। और वज़ीर आज़म साहब ने आज अदालत उज़्मा में यही बात जाके की है कि हम सब का ये एक दुख है, एक दर्द है। और ये भी उन्होंने बात की कि मैं उस वक्त तो वज़ीर आज़म नहीं था, लेकिन जो भी डायरेक्शन होगी, जो भी चीज़ होगी उसको हम फॉलो करेंगे। कहीं भी कोई भी शख्स अगर ऐसा कोई है जो इसमें मुलव्वस था और अभी तक आईन या कानून की उस पर नज़र नहीं पड़ी या उस तक हाथ नहीं पहुँचे, अगर किसी के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको ज़रूर उस पर अमल भी हुकूमत करेगी। लेकिन फ़ी ज़माना इस वक्त जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे उसमें तो बहुत सौ की एग्जीक्यूशन हो चुकी हुई है। अब देखना होगा कि 4 हफ्ते में जो रिपोर्ट उन्होंने मांगी है उसमें कौन सी चीज़ें वो मांगते हैं। हुकूमत अपनी तमाम जिम्मेदारी इंशाल्लाह पूरी करेगी और उसका आज मुजाहरा भी किया कि वज़ीर आज़म साहब बग़ैर किसी, और मैं कहता हूँ ये कोई एहसान नहीं है, जब भी किसी वज़ीर आज़म को अदालत बुलाती है उनको और किसी वज़ीर को हम सबको हम जाना होगा, ये कोई एहसान नहीं है। लेकिन जो गए हैं वो एक अच्छा स्पिरिट और एक अच्छा जेस्चर था कि फ़ौरी तौर पर जैसे ही बुलाया गया वो गए हैं और रोस्टम पर खड़े होकर उन्होंने एक आम आदमी की तरह जवाब दिया है। मैं समझता हूँ यही हमारे दीन की मिसालें हैं। माजी में भी वज़ीर आज़म गए हैं, खान साहब भी गए हैं और ये एक मिसाल ऐसी है जो एक आगे भी इंशाल्लाह इसको हम फॉलो करेंगे। राइट, सो जनरल साहब, जो असल मामला आपने सुना, जो अली गौहर साहब ने भी कहा, यही बात रिपोर्टर ने भी पूछी, ये जो एक तासुर है कि कार्रवाई का कहा जा रहा है, जो उस वक्त अहम पोजीशन पे लोग मौजूद थे उनके हवाले से, इस तासुर के बारे में आप क्या समझते हैं? देखिए, इसमें रिपोर्ट यही होगी कि जो पहले इंक्वायरीज हो चुकी हैं उनकी रोशनी में क्या वाकई सारे एक्शंस लिए जा चुके हैं। वहां पे सिक्योरिटी दोबारा जो इम्प्रूव करनी थी वो की जा चुकी है, जिनकी सजाएं देनी थी वो दी जा चुकी हैं। ये एक बड़ा सीरियस वाकया था जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि बार बार इसके ऊपर फोकस है और बार बार ये बात आती है। लेकिन मैं ये भी ऐड कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर ने आज ये भी कहा कि ये भी पता लगाएं कि 80,000 अफराद किस वजह से मारे गए, ये भी पता लगाएं कि 480 ड्रोन हमलों के जिम्मेदार कौन है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर इसको वॉर ऑन टेरर के लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखने का कह रहे थे? देखिए, असल चीज तो वही है कि ये वॉर ऑन टेरर का ही एक हिस्सा था। जब वॉर ऑन टेरर जब हुई, लेकिन वो हमेशा ये इग्नोर करते हैं कि वॉर ऑन टेरर का जो फैसला है वो उस वक्त के तनाज़ुर में देखना चाहिए जबकि पूरी दुनिया अमेरिका के साथ खड़ी थी और यूनाइटेड नेशन ने करारदाद पास की और उसकी एक ऑथराइज जंग थी जो कि मुसल्लत हुई अफगानिस्तान के ऊपर, जिसके तहत नेटो भी शरीक हुआ है। तो इस वजह से वो फैसले उस वक्त के मुताबिक जैसे हुए वो तो अपनी जगह पे मेरा ख्याल है उनको अगर किसी ने अलग स्टडी करना है या अलग उसके ऊपर कमीशन बैठा के इंक्वायरी करनी है कर लें, लेकिन वो मैं बड़ा वाज़ेह हूं कि वो फैसले उस वक्त के हालात, उस वक्त की जो कंडीशन थी उसके तहत हुए। लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को सारे इश्यूज का इनका लेना चाहिए, जायजा लेना चाहिए, क्योंकि किलिंग्स हुई हैं। जो मॉडल टाउन में हुआ था वाकया, देखें वो किस तरह दब गया, उसका किसी ने नोटिस नहीं दोबारा लिया। APS का वाकये का आप देखिए कि उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का आज भी मुतालबा है, लेकिन बात चीजें उसमें गालबन इंक्वायरीज में जो रिकमेंडेशन है शायद पूरी नहीं हुई। या ये कह लीजिए कि APS के जो इफेक्टिव हैं, जो बच्चों के वालिदैन हैं, उनकी तसल्ली जिन चीजों पे होती है क्या वो हमने सेटिस्फाई करने की ऐसे वक्त में जब हम मुज़ाकरात की बात करें, फिर ये एक राइटफुल क्वेश्चन है कि पहले आप उस बात को हतमी नताइज तक लेके जाएं, फिर मुज़ाकरात की बात करें, लेकिन हम तो मुज़ाकरात कर रहे हैं।
मुज़ाकरात जहां तक टीटीपी के साथ मुज़ाकरात का ताल्लुक है वो बिल्कुल एक अलग किस्सा है, और उसमें अभी चूंकि चीजें सामने नहीं आई, होना ये चाहिए कि उसके साथ जो भी मुज़ाकरात हों, हुकूमत ने तो कहा कि आईन और कानून के तहत होंगे, लेकिन वो पार्लियामेंट के थ्रू होने चाहिए, पार्लियामेंट में ये चीजें आनी चाहिए। ये किसी एक की बात नहीं है, क्योंकि ये नेशनल कंसेंसस से अगर चीज नहीं होगी तो ये हमेशा डिस्प्यूटेड रहेगी। क्योंकि ये किस्सा आप देखिए कि इसके ऊपर बड़े एतराजात हैं कि क्या हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए, क्या उनकी कंडीशंस क्या है, माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए, तो इसके ऊपर तुम पार्लियामेंट फैसला करे ना। कोई अकेला या कोई... अली का इजाजत है, मैं अली साहब से एक सवाल इससे रिलेटेड पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि अगेन मुज़ाकरात का मामला बड़ा संजीदा है। ये आज कोर्ट में कहा भी गया अली साहब कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं तो हमें बताया जाए कि किस तरीके से ये बातचीत हो रही है। मैं आपको अभी एग्जैक्ट कोर्ट भी निकाल दूंगी। सो इस तनाजुर में आपके ख्याल से आज की कार्रवाई का या आज की कोर्ट के सवालात का कोई इम्पैक्ट हो सकता है मुज़ाकरात के ऊपर? ये क्वेश्चन मैं आपको कोर्ट एंड कोर्ट बताती हूँ, जिन्होंने इन बच्चों को शहीद किया, क्या हम उनके साथ मुज़ाकरात करके शिकस्त की एक और दस्तावीज पर दस्तखत करने तो नहीं जा रहे? ये कोर्ट ने पूछा। देखिए, कोर्ट जो अदालतों में जाते हैं और उसको कवर करते हैं, उनको पता है कि अदालतें सवाल जवाब करती हैं और उसी के ज़रिए फिर एक नतीजे तक पहुंचती हैं। तो ये मुकालमे होते हैं अदालत के अंदर और गुफ्तगू भी होती है और उसका जवाब भी जो है वो आईन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जो है वो अदालत का एहतराम भी मलहूज़ खातिर रखते हुए जवाब दिया भी जाता है। देखें, ये फैसला वर्ड सरेंडर, ये थोड़ी सी अहम खबर इसलिए बनी, रिपोर्टर्स नहीं बनाई, क्योंकि वर्ड सरेंडर इस्तेमाल हुआ। ठीक है, हर तरह की अदालतों को भी सोच समझ के बात करनी चाहिए। नहीं, हर तरह के वहाँ पे जो है वो सवाल हो सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या पूरे मुल्क में दहशतगर्दी खत्म नहीं की गई? बिल्कुल की गई। अदालतों की भी सोच समझ के बाद है। ये खत्म ऐसे तो नहीं हुई कि जाके माफी मांगी है तालिबान से कि जी आप हमें अमन काम करना चाहिए, माफी तो नहीं मांगी किसी। ओके, योर कमेंट जी। तो उनका ये कहना जी, ये उनका कहना कि क्या हम एक और माफी मांगने जा रहे हैं, ये बड़ा मानी खेद है। एक और किस बात पे? ठीक है, मुज़ाकरात की अभी कोई बातचीत सामने आई। एक और का मतलब यह है कि हमने पहले जो मुल्क में अमन कायम किया वो माफी मांग के किया। तो अदालत को भी मेरा ख्याल है जरा अपनी सोच समझ के बात करनी चाहिए। इसके भी इम्प्लीकेशंस बड़ी सीरियस हैं, लोगों के मोरल पे इफेक्ट पड़ता है, लोगों के अंदर एक मैसेज जाता है। आप इस पे ऊपर इतना कैजुअल किस्म के रिमार्क्स नहीं देना चाहिए। आप सो सरेंडर का वर्ड मायने खेज है अली साहब, डू यू एग्री? देखिए, सरेंडर तो अगर कोई पाकिस्तानी है और हलाल का जना है तो सरेंडर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जिस पाक फौज और जिस पाकिस्तान की पुलिस और रेंजर्स और खैबर पख्तूनख्वा की बिलखुसूस पुलिस को मैं जानता हूँ, उनकी किताब में सरेंडर मरेंडर नहीं है। सरेंडर कोई मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला कभी सरेंडर नहीं कर सकता। हर हालत में सब्ज़ हिलाली परचम जो है वो जो है सरबुलंदी रहेगा। ठीक है, तो ये सब अपनी खातिर जमा रखें। दूसरी बात यह है कि नुकसान हुआ है, बहुत हुआ है, हमारे वकला शहीद हुए हैं, फ़ौज के जनरल से। ये तो एक ऐसी जंग है जिसमें सिपाही से लेकर जनरल तक शहादतें हुई हैं। एक सिपाही से लेकर जनरल नियाजी तक नहीं हुई दीर में। ये हमारे GHQ पे जब हमला हुआ, ये पिंडी में हमारे जनरल शहीद नहीं हुए। पुलिस के हमारे सिफत गयूर साहब को कौन भूल सकता है कि इस पुलिस के सिपाही से लेके जो है AIG की पोजीशंस तक, सीनियर तरीन पोजीशंस तक पुलिस वालों ने शहादतें दी हैं, फौज ने शहादतें दी हैं। जहाँ तक सिविलियंस का ताल्लुक है, पुलिस की शहादतें TLP के साथ हुई, क्योंकि आप उससे मैं फिर आप उससे देखें, आप मिक्स ना करें ना। सवाल करते हैं, देखें, मैं अर्ज करता हूँ ना, इस पे सियासत इन चीज़ों पे नहीं होनी चाहिए। बात वो होनी चाहिए जिसका कोई रिजल्ट रियासत को मजबूत करने के लिए निकले। जहाँ तक पुलिस की शहादतों का ताल्लुक है तो उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये दिस शुड बी वेरी मच क्लियर। जो पुलिस की शहादतें हुई हैं TLP के, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन जो उसमें सियासी उसमें पकड़ दकड़ हुई थी उनको रिलीफ मिला है। ठीक है, लेकिन इसको TLP वाली जंग से और ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जंग से जोड़ना मुनासिब नहीं है। वो एक ऐसी जंग है जो हमने अपने सीनों पे, हमारे जवानों ने और सिविलियंस ने अपने माथों पे गोलियां खा के इसको जो है हमने जीता है। लेकिन क्या हमने पाकिस्तान को एक परपेचुअल जंग में रखना है? ये भी फैसला हम कर लें कि क्या हमने सारी उम्र लड़नी है, या वो ताकतें जिनकी वजह से ये आग इधर आई वो तो अमन करके या मुआहदे करके या एग्रीमेंट्स करके निकल के वो अब दुम दबा के भागे हैं। हम सारी उम्र जंग करते रहें, क्यों ना हम अपने इलाके को सेव करें,
अफगानिस्तान में अमन आए, क्योंकि वहाँ अफगान तालिबान जो आए हैं उन्हें कभी पाकिस्तान का पत्ता भी नहीं तोड़ा। तो वहाँ से अगर वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, वो ये कहते हैं, तो हम कोशिश करें कि इस खिते में जब अमन आएगी तो आपका ये सीपैक मजबूत होगा, सेंट्रल एशिया तक आपको ट्रेड रूट्स मिलेंगे। और ये क्या हमने सारी उम्र हमारे नसीब में सिर्फ धमाके, खून और जंग और जदल है, या हमारे बच्चों के नसीब में कोई तालीम और तरक्की भी है? तो उसके लिए रियासत ने फैसला करना है और पार्लियामान की मंजूरी से होगा ये भी। लेकिन क्या कोई बात इनिशिएट ही ना हो, आपस में हम डिस्कस ही ना करें, कोई बात ही ना करें? राइट, ठीक है। सो इसमें जो मेन सवाल है, आपने कुछ लोगों के नाम भी लिए, लेकिन हमने एक वॉर ऑन टेरर भी की, हम उसको कवर करते रहे। बहुत बड़ा सानिया हुआ 16 दिसंबर का, मगर उसके बाद फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, बड़े ऑपरेशन हुए, जा के लोगों को पकड़ा गया। सो क्या उसको भी इस तराजू में लेकर आना चाहिए, या इसको आइसोलेटेड रखें कि एक 16 दिसंबर हुआ था? मेरा ख्याल है कि जो आज अदालत में जो बातचीत हुई है वो इस पैराए में भी हुई है। अभी ब्रिगेडियर साहब भी उसको मेरे ख्याल है जनरल साहब जो हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। वो पैराए में हुई है जो पिछले दिनों तहरीके लबैक वाले वाकयात में सरेंडर हुआ। देखें, इनके वज़रा की मतलब है कि वो, मैं तो समझता हूँ ये अली मोहम्मद साहब का तो सब्जेक्ट नहीं था। शेख रशीद साहब क्या बयान दे रहे थे, फवाद चौधरी साहब क्या बयान दे रहे थे, एक वजीर, अच्छा वो हो गया। सो यू विल हैव टू रैप इट अप हियर, बट ये आपने अहम बात शुरू की है। वी विल पिक इट अप इन द कमिंग डेज। आप लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।